हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी का ऑर्डर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। 18 स्टार्ट करके सबसे बड़ा ऑर्डर सीपीसी का 21 है। 21 को कंप्लीट करेंगे। क्या कहता है 18 ऑर्डर, पहले देख ले। आदेश 18 नियम 3, जहां कई विभागक हैं वहां साक्ष्य। ठीक, कई विवादित तथ्य हों तो वहां साक्ष्य का क्या मतलब है, कैसे साक्ष्य दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, ये पूरी बात बताई गई है आदेश 18 नियम 3 में। जहां कई विभागक हैं, देखें हम लोग, जहां कई विभागक हैं जिनमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है, वहां आरंभ करने वाला पक्षकार अपने विकल्प पर या तो उन विभागकों के विषय बारे में अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर में पेश करने के लिए उसे आरक्षित रख सकेगा। और पश्चात कथित दशा में आरंभ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसका समस्त साक्ष्य पेश किए जाने के पश्चात उन विभागकों पर अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा और तब दूसरा पक्षकार आरंभ करने वाले पक्षकार के द्वारा इस प्रकार पेश किए गए साक्ष्य का विशेषता उत्तर दे सकेगा। किंतु तब आरंभ करने वाला पक्षकार पूरे मामले के बारे में साधारणतः उत्तर देने का हकदार होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, दो पक्षकार हैं और कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है, तो चाहे प्रथम पक्षकार अगर चाहता है, चाहे अपने विकल्प पर वो चाहे पहले विभागक तत्वों को का साक्ष्य अपने आप पेश कर दे, चाहे दूसरे को पेश करने के लिए कह दे। और अगर दूसरा पक्षकार पहले पेश कर देता है तो जो पहला पक्षकार है वो अपने जो साक्ष्य है उसके पास वो अब उसके बाद पेश कर सकता है। और इस दशा में जब दूसरा पहले पेश कर रहा है और पहला वाला बाद में साक्ष्य पेश कर रहा है, तब दूसरे पक्षकार को भी पहले वाले पक्षकार जो आरंभ किया था जिसने मामला, उसके साक्ष्य का उत्तर देने का पूरा अधिकार होगा, उत्तर दे सकेगा। और उस पूरे मामले में कहने का मतलब है दोनों पक्षकारों को अधिकार होगा, वो अपने अपने साक्ष्यों के द्वारा अपने अपने तथ्यों को, विभागक तथ्यों को साबित करें। ठीक, जो भी मामला है उसे तय करने के लिए दोनों पक्षकार को आजादी है कि वो अपने साक्ष्य पेश करें और मामले को इस तरह से न्यायालय को बताएं जिससे वो न्यायालय अपना निर्णय दोनों पक्षकारों की बात को सुनकर दे सके। कभी कभार पूछा जाता है सेक्शन 18 आदेश 18 सेक्शन बोल दे कहीं पर धोखे से तो ऑर्डर ही मानिएगा, सेक्शन नहीं चल रहे हैं, ऑर्डर चल रहे हैं। अब आ जाइए आदेश 19 नियम 1, बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है ये। किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति। क्या मतलब है इसका? कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किन्हीं भी विशिष्ट तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए या किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई में ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्त समझे। अब ये कहने का मतलब यह है कि जो न्यायालय चाहता है कि कोई मामला ऐसा है जिसको आदेश दिया जाए व्यक्ति को कि वो शपथ पत्र पेश करे, तो न्यायालय जैसा बेहतर समझे उन शर्तों पर शपथ पत्र पेश करने का आदेश दे सकेगा। परंतु समझ ले, यहां पर बहुत जरूरी है परंतु, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। परंतु जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार सद्भाव से ये चाहता है कि प्रतिरक्षा के लिए साक्षी को पेश किया जाए और साक्षी पेश किया जा सकता है, वहां ऐसे साक्षी का साक्ष्य
शपथ पत्र पर दिए जाने का प्राधिकार देने वाला आदेश नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है आदेश 19 नियम 1 में तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकता है, मगर मामला ऐसा है कि पक्षकार चाहते हैं या कोई भी पक्षकार चाहता है सद्भाव पूर्वक कि भाई साक्षी आ सकता है कोर्ट में, तो क्यों ना साक्षी को बुलाया जाए और उसकी परीक्षा की जाए और फिर मामले को निपटाया जाए। तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि हाँ भाई सही है, शपथ पत्र से काम नहीं लगेगा, चलेगा, साक्षी को बुलाया जाए, जो सक्षम साक्षी है उसको बुलाइए और उससे मामला पूछा जाएगा, उससे उसका साक्ष्य लिया जाएगा, तब निर्णय दिया जाएगा। यह आदेश 19 नियम 1। आगे चले हम लोग। अब आ जाइए आप आदेश 20। आदेश 20 और नियम 1 में निर्णय कब सुनाया जाएगा ये बात बताई गई है, और चूंकि निर्णय कब सुनाया जाएगा ये हम बता चुके हैं आप सीआरपीसी की धारा 353 में बहुत विस्तृत में बताया है हमने। 353 सीआरपीसी में कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, आप वहां से पढ़ लें, क्योंकि सीआरपीसी आपने पढ़ाई है, हम पढ़ा चुके हैं। वहां से ये देख लें सीआरपीसी की धारा 353, और वही सारे चीजें हैं जो यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी आदेश 20 में। तो आदेश 20 आपको मिल जाएगा सीआरपीसी धारा 353 में। देखिए इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप बने रहिए चैनल पर, क्योंकि कोई हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लॉ में, कानून में हर एक चीज दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को कोरिलेट किया जाता है, और टीचर का यही काम है कि वो आपको बताए कि कौन चीज कहाँ पर पहले आप पढ़ चुके हैं और कहाँ से आपको डबल मेहनत नहीं करना है। कामयाब वही लोग होते हैं जो एक्सेसिव मेहनत ना करें और स्मार्ट मेहनत करें। स्मार्ट मेहनत करिए, एक्सेसिव नहीं। तो ये वहां से पढ़ेंगे आप आदेश 20 नियम 1 को, सीआरपीसी की धारा 353 पढ़े। अब आदेश सबसे बड़ा आदेश है ये आदेश नंबर 21, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मकसद आज हमारा आदेश 21 पढ़ाना है आपको। देख ले पहले आदेश 21 नियम 18 क्या कहता है। पिर्त डिग्रियों की दशा में निष्पादन, ठीक, पिर्त डिग्रियां क्रॉस डिग्रीज होती हैं। निष्पादन कहते हैं एग्जीक्यूट करने को, हम बता चुके हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको, उस मामले को निपटवाना, निपटाना, निपटवाना, इस तरह का आप समझ सकते हैं। पहले देखें इसमें पहला पॉइंट क्या है। जहां न्यायालय से आवेदन ऐसी पिर्त डिग्रियों के निष्पादन के लिए किए जाते हैं जो दो राशियों के संदाय के लिए पृथक पृथक वादों में उन्हीं पक्षकारों के बीच पारित की गई हैं और ऐसे न्यायालय द्वारा एक ही समय में निष्पादनीय हैं, वहां क्या होगा। मतलब समझ लीजिए, पिर्त डिग्रियां हैं, पिर्त डिग्रियों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्रॉस डिग्रीज हैं, एक दूसरे की पिर्ती, उनका संदाय होना है और एक ही न्यायालय द्वारा वो निष्पादनीय है, एक ही समय में निष्पादनीय है, उनका एग्जीक्यूशन होता है। वहां क्या कंडीशन होगी ये समझिए, कंडीशन बहुत जरूरी है। वहां पहला पॉइंट का, यदि दोनों राशियां बराबर हैं तो दोनों डिग्रियों की तुष्टि प्रविष्ट कर दी जाएगी तथा, समझे आप, दोनों राशियां एक दूसरे के लेनदार हैं वो लोग, तो दोनों की एक दूसरे की प्रति तुष्टि हो जाएगी और निर्णय दे दिया जाएगा। खा पॉइंट कहता है यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यदि दोनों राशियां बराबर नहीं हैं तो बड़ी राशि वाली डिग्री के धारक द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी राशि को घटाने के पश्चात शेष रहती है निष्पादन कराया जा सकेगा। और
बड़ी राशि वाली डिक्री में छोटी राशि की तुष्टि को प्रविष्ट कर दी जाएगी और छोटी राशि को घटाने के पश्चात शेष राशि बचती है निष्पादन कराया जाएगा और बड़ी राशि वाली डिक्री में छोटी राशि की तुष्ट की प्रविष्ट कर दी जाएगी और साथ ही साथ छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्ट की प्रविष्ट कर दी जाएगी। समझ रहे आप? कहने का मतलब है अगर दोनों राशियां अलग अलग हैं तो बड़ी राशि चूंकि बड़ी में से उतनी घटा दी जाएगी जितनी छोटी है और छोटी कंप्लीट हो गई, तुष्टि हो गई उसकी, उसका काम खत्म हो गया, छोटी डिग्री वाले पक्षकार का काम खत्म, ठीक, उसका निष्पादन करा दिया गया। और बड़ी राशि में से छोटी की तुष्टि, फिर बड़ी की भी छोटी की तुष्टि कर दी है। बड़ी का जो बचेगा, मतलब छोटी घटाने के बाद जो पैसा बचेगा, जो भी कह सकते हैं संपत्ति बचेगी, जो भी प्रॉपर्टी बचेगी, जो भी पार्ट बचेगा, उसका बड़ी राशि का उसके बाद उसकी भी तुष्टि कर दी जाएगी, बड़ी राशि की भी। दोनों की तुष्टियां इस तरह से कर दी जाएंगी। तुष्टि मीन्स है पूरी तरह से फुलफिल कर देना, कंप्लीट करा देना। दूसरा पॉइंट आप लोग समझ गए ना? देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। कहने का मतलब दूसरे और खा पॉइंट का इतना सा है कि दो राशियां हैं, एक बड़ी राशि है, एक छोटी राशि है। तो बड़ी राशि वाली चूंकि छोटी तो घटा दी जाएगी। मान लीजिए एक का 100 रुपया एक पे उधार है, एक का 200 रुपया एक पे बाकी है। दोनों पक्षकार एक दूसरे से चाहते हैं कि उनकी डिक्री पारित हो जाए, तो 50 घटा दिया गया 100 में से, तो छोटी वाली की तो तुष्टि हो गई, बात खत्म, इनका निष्पादन करा दिया गया, तुष्टि प्रविष्ट कर दी गई। अब 50 रुपया जो बड़ी वाली का बचा है उसका निष्पादन कराएगा न्यायालय और छोटी की तुष्टि प्रविष्ट हो जाएगी और इस प्रकार से बड़ी का निष्पादन कराएगा न्यायालय। जो बड़ा धनराशि का पक्षकार था उसका निष्पादन प्रॉपर कराया जाएगा और छोटी की तुष्टि प्रविष्ट करके उसे कह दिया जाएगा आपका काम खत्म हो गया, आपका मामला खत्म। अब बड़े का निष्पादन, आप इतना बड़े का जो 50 रुपया बचा हुआ है उसका निष्पादन कराइए, वो निष्पादनीय कार्य है। बस इतनी सी बात है। अब आ जाइए उपधारा 2 में। यहाँ पर इस में इसलिए कंफ्यूजन होता है, 2 बार आई है कि छोटी डिक्री की तुष्टि प्रविष्ट कर दी जाएगी और साथ ही साथ छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्टि की प्रविष्ट कर दी जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ है छोटी राशि की तुष्टि की प्रविष्ट कर दी गई, ठीक, तो ये इतना भी आप लिख सकते हैं। और असल में इन्होंने ये बढ़ा दिया और साथ ही साथ छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्टि प्रविष्ट कर दी, इसकी जरूरत है नहीं। तो आप ऐसा कर लीजिए, छोटी राशि की, और ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये प्रविष्ट कर दी जाएगी, सिर्फ यहाँ तक आप याद करिए ये चीज। और साथ ही साथ ये कंफ्यूज कर रही है, इसको हटा दीजिए आप। समझ गए भाई? बड़ी राशि जो थी, बड़ी में से छोटी को हमने घटा दिया, 50 रुपए घटा दिए 100 में से और उसकी तुष्टि प्रविष्ट करा दी, ठीक। फिर बड़ा हुआ क्या, बचेगा 50 रुपए बचे, उसका निष्पादन करा देंगे, बात खत्म। ये है, इसलिए ये आखिरी की जो 1.5 लाइन थी इसको काट डालिए, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर आ जाइए पॉइंट 2 पर। इस नियम के बारे में ये समझा जाएगा कि ये वहां लागू, एक मिनट देख लें, दूसरा पॉइंट देख लें। इस नियम के बारे में ये समझा जाएगा कि ये वहां लागू है जहां दोनों में से कोई पक्षकार उन डिक्रियों में से एक का समुदेशित का मतलब होता है संपत्ति भागी, मतलब कोई किसी भी तरह से संपत्ति में भागीदार है या हिस्सा रखता है या कोई उसका उसमें मामला है, समुदेशित है। और आप भागी से संपत्ति भागी हमने ब्रैकेट में लिख दिया है समुदेशित के, मगर आप प्रयास करिएगा समुदेशित ही लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर लीगल पॉइंट चाहता है आप लिखें उसके सामने, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
और मूल समुदेशक द्वारा शोध निर्णीत ऋणों के बारे में भी वैसे ही लागू हैं जैसे स्वयं समुदेशित द्वारा शोध निर्णीत ऋणी को। इस पॉइंट को समझ लें, थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में बता दिया गया है। ये कहना चाह रहा है पॉइंट 2 कि ये उन्हीं मामलों में लगेगा, ये जो आदेश 21 नियम 18 है, जहां पर दोनों पक्षकार दोनों जिनमें से कोई पक्षकार एक पक्षकार दूसरे से कुछ लेनदार है और दूसरा पक्षकार भी उसको पहले पक्षकार को कुछ देने का हकदार है। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के निर्णीत ऋणी हैं, दोनों का एक दूसरे पर कुछ न कुछ आ जरूर रहा है, बस ये मतलब है, तभी ये लगेगा। तीसरी और आखिरी बात समझ लीजिए, इससे ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस नियम के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि ये लागू है जब तक कि, कहाँ लागू नहीं है, ये इस पॉइंट को क्लियर कर देगा, 2 पॉइंट को क्लियर कर देगा। तीसरा वाला कहाँ लागू नहीं होगा ये बता दी यहाँ पर। पहली बात कहा मैं बताई, उन वादों में से जिनमें डिक्रियां की गई हैं, एक में का डिक्रीदार दूसरे में का निर्णीत निर्णय ना हो और हर एक पक्षकार दोनों वादों में एक सी ही हैसियत ना रखता हो। कहने का मतलब वहां बिल्कुल, अब यही दूसरा पॉइंट क्लियर कर दिया दोनों ने इस तीसरे पॉइंट के का पॉइंट ने, कि वहां पर नहीं लगेगी जहां पर दोनों डिक्रीदार जो है एक दूसरे के निर्णीत निर्णय ना हो, मतलब डिक्री प्राप्त करने वाला एक दूसरे के, दोनों ही लोग एक दूसरे के निर्णीत ऋणी होना चाहिए, तब ये आदेश 21 नियम 18 लगेगा। और एक ही मामले में एक ही न्यायालय के संज्ञान में ये बातें आ रही हों कि हमें इनसे इतना पैसा चाहिए है, दूसरा कहे हमें इनसे इतना पैसा चाहिए, तभी ये आदेश लगेगा। दोनों एक दूसरे के निर्णीत ऋणी हैं, दोनों ही डिक्रीदार। खा पॉइंट में आ जाइए, डिक्रियों के अधीन शोध रकम कहते हैं राशियां, कोई मूल कोई धनराशि। डिक्रियों के अधीन शोध रकम ना राशियां निश्चित ना हो, अगर जो आपको एक दूसरे से डिक्री चाहिए, एक दूसरे के प्रति दावा जो आप कर रहे हैं, अगर वो निश्चित नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा। इस कहने का मतलब जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया था कि एक के ऊपर एक के 50 रुपए आ रहे हैं, दूसरे पक्षकार के 100 रुपए उस पर आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति एक ही न्यायालय में दावा करें कि हमें इनसे 50 चाहिए, वो कहे हमें इनसे 100 चाहिए। अगर अनिश्चित राशियां हैं तो ये आदेश नहीं लगेगा, ये नियम नहीं लगेगा। दोनों एक दूसरे के देनदार हैं, एक को 50 देना है, एक को 100 देना है, तो पहले पॉइंट में हमने बताया है कि 100 वाले में से न्यायालय कहेगा 50 आपके कट गए, 100 वाले से कहेगा, और बाकी 50 का निष्पादन कराएगा। 50 जिसके कट गए हैं उसकी डिक्री की पुष्टि प्रविष्ट कर दी जाएगी। दूसरे पॉइंट में बताया था कि दोनों एक दूसरे के लेनदार होना चाहिए, समुदेशित होना चाहिए, संपत्ति भागी होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति दावा करने वाले लोग हैं जो कि एक ही वाद में हैं और जो एक दूसरे से कुछ चाहते हैं। तीसरे पॉइंट में दूसरे पॉइंट को ही क्लियर कर दिया कि तब तक नहीं लगेगा जहां दोनों ही वादों में सेम न्यायालय में हो चल रहे हों, और दूसरी बात वो एक दूसरे से पक्षकारों से के निर्णीत ऋणी हो। तीसरी और आखिरी बात बता दी कि वो राशियां जो एक दूसरे से चाह रहे हैं वो निश्चित हो। ये टोटल है आदेश 21 नियम 18। पूछा जाता है, सब पार्ट्स में पूछा जाता है, इसलिए सारी चीजें आप ध्यान रखें, तीनों उपधाराएं और उनके पॉइंट्स। कहीं से भी क्वेश्चन अराइज होता है, आपको स्ट्राइक तभी हो पाएगा जब आप पूरा सेक्शन, पूरा आदेश अच्छे से पढ़े होंगे। आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाइए आप आदेश 21 नियम 32 पर। देखिए आदेश 21 जो है ये बड़ा लॉन्ग
आदेश है और बहुत टिपिकल इसमें हिंदी यूज की गई है और एग्जामिनर भी चाहता है यही हिंदी आप यूज करें, आप अपने वर्ड्स को यूज ना करें। इसलिए इस सेक्शन को, आदेश को समझने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। बार बार इस वीडियो को आप चला के देखें, रोक रोक के देखें, पॉज करके देखें, मामले को समझने की कोशिश करें और ऐसा ही लिखने का प्रयास करें। अपनी तरफ के वर्ड्स ना रखें क्योंकि मार्क्स पे बहुत असर पड़ता है। अब आदेश 21 नियम 32 क्या कह रहा है? विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री। आदेश 21 नियम 32 में 3 डिक्रियों की बात हुई है। किन किन के लिए? विनिर्दिष्ट कहते हैं स्पेसिफिक, विनिर्दिष्ट पालन के लिए हो डिक्री, या फिर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हमने बताया था हिंदू लॉ में धारा 9 में है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। प्रत्यास्थापन के लिए हो, प्रत्यास्थापन मतलब होता है जैसे हम पहले थे वैसे ही हमें कर दिया जाए। और प्रत्यास्थापन को हमने सीपीसी की धारा 144 में भी पढ़ाया है। सिर्फ प्रत्यास्थापन है, वहां दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो ये दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन है, मतलब विवाद हो गया, बाद में वो पक्षकार चाह रहे हैं कि हमें वैसे ही रहने दिया जाए जैसे हम पहले रह रहे थे, उसको कहते हैं प्रत्यास्थापन। या फिर व्यादेश कहते हैं इंजंक्शन को, इंजंक्शन कहते हैं किसी चीज को रोक देने को। तो इंजंक्शन वर्ड है व्यादेश के लिए। समझ लें क्या है इसका मतलब। पहले पॉइंट पहला समझे हम, जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन मतलब आज्ञा के अनुसार आज्ञा के अनुसार कार्य करना। डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है और उसका आज्ञानुवर्तन ही लिखिएगा शब्द, ये समझ लीजिए, जानबूझ के लिखा है हमने, कोई उसमें फेरफार ना करिएगा। आज्ञानुवर्तन करने में वो जानबूझकर असफल रहा है, वहां वो डिक्री यदि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री है या डिक्री की दशा में है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की के द्वारा या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कार्यगार में उसके निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा या दोनों रीत से प्रवृत्त की जा सकेगी। अब समझ लीजिए मामला क्या है। कह रहे हैं 3 बातें बताई हैं कि कोई ऐसी डिक्री है या तो जो विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक पालन के लिए है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए है, या फिर व्यादेश के लिए है। तो शुरू की जो 2 दशाएं हैं, विनिर्दिष्ट पालन के लिए या फिर व्यादेश के, मतलब पहली बात सिर्फ इन्होंने बताई है दाम्पत्य अधिकारों के लिए। अगर सिर्फ दाम्पत्य अधिकारों के लिए किसी डिक्री का पालन कराना है तो उस सिर्फ दाम्पत्य अधिकारों के लिए है डिक्री का संबंध, और जो निर्णीत है उसके खिलाफ डिक्री हो गई है मगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है, उसका निष्पादन नहीं कराने दे रहा है, उसमें रुकावट डाला या उसका जो ऋण देना है ऋण वो नहीं दे रहा है, तो दाम्पत्य अधिकारों की दशा में तो उसको क्या उसकी संपत्ति को कुर्क करके पालन करा जाएगा डिक्री का। दूसरी चीज, 2 बातें और बची, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन या संविदा का विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश। इन दोनों मामलों में चाहे वो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन हो या फिर व्यादेश के लिए डिक्री की गई है, वहां अगर वो न्यायालय की आज्ञा ना मानकर उसका पालन नहीं कर रहा है तो अब उसके साथ ज्यादा सख्त होगा न्यायालय, या तो उसको सिविल कारागार में निरोध करेगा या उसकी संपत्ति कुर्की करेगा या दोनों काम कर सकेगा। इन 2 मामलों में विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री और व्यादेश के लिए में ये 2 काम होंगे।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जहां वो पक्षकार जिसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री पारित की गई है कोई निगम है, वहां डिक्री उस निगम की संपत्ति की कुर्की या न्यायालय की इजाजत से उसके निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी के सिविल कार्यगार में निरोध द्वारा या कुर्की या क्या बचा, या कुर्की और निरोध दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकती है। देखिए ऊपर भी हमने पढ़ा, अगर कोई डिक्री विनिर्देश पालन के लिए और व्यादेश के लिए है तो उसमें दो काम हो सकते हैं। क्या काम हो सकते हैं, कुर्की भी हो सकती है संपत्ति की, और वो व्यक्ति जो निर्णीत ऋणी है उसका सिविल कारागार में निरोध भी हो सकता है, बंद किया जा सकता है, कारावासित किया जा सकता है। तो चूंकि निगम के बारे में मामला आया तो निगम का जो, या तो निगम की संपत्ति की कुर्की होगी, दूसरी चीज अगर न्यायालय चाहे तो निगम का जो निदेशक है या प्रधान अधिकारी है उसको सिविल कारागार में भी बंद कर सकता है, और साथ ही साथ चाहे तो संपत्ति की कुर्की भी कर सकता है, या इनमें से एक काम कर सकता है या दोनों काम कर सकता है। न्यायालय आजाद है अपने निर्णय, अपनी डिक्री को निष्पादन कराने के लिए। तीसरी और आखिरी बात, जहां उपनियम 1 या उपनियम 2 के अधीन की गई, यहां पर हम उपधारा अगर कहीं कह रहे हैं तो आप उपनियम माने उसको, उपधारा नहीं, क्योंकि नियम, आदेश और नियम चल रहे हैं तो नियम का उपनियम होगा, उपधारा नहीं। जहां उपनियम 1 या उपनियम 2 के अधीन की गई कोई कुर्की 6 मास के लिए प्रवृत्त रह चुकी है, वहां यदि निर्णीत ऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा, और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जो वो ठीक समझे, और बाकी अगर कुछ बचता है यदि कोई हो तो निर्णीत ऋणी के आवेदन पर उसे दे देगा। कहने का मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, ऊपर के दोनों काम हो चुके हैं। कहने का मतलब है कुर्की हो गई संपत्ति की, कुर्की हुए 6 महीने हो गए, ठीक। अब निर्णीत ऋणी चाहता है कि भैया अभी भी उसने आज्ञा अनुवर्तन नहीं किया है, अब डिक्रीदार चाहता है कि ऋणी ने अभी भी न्यायालय की बात नहीं मानी, उसका आज्ञानुवर्तन नहीं किया, जबकि कुर्की हुए 6 महीने हो गए, तो डिक्रीदार आवेदन कर सकता है कि भैया इस संपत्ति को आप बेच के हमें हमारा प्रतिकर दीजिए। तो न्यायालय डिक्रीदार को वो संपत्ति बेचकर उसका प्रतिकर, उससे आगमो, उससे जो आएगा, उससे जो मिलेगा उसका प्रतिकर डिक्रीदार को दिला देगा। और अगर मान लीजिए 1000 रुपए की डिक्री है, 100 रुपए की है, 500 रुपए की, तो जो डिक्रीदार को दे देगा जो उसकी रकम है, बाकी रकम बचती है जो, और निर्णीत ऋणी कहता है भैया जो हमारा बचा हो वो हमें दे दीजिए, तो निर्णीत ऋणी को भी अगर कोई रकम बचती है, उसका कुछ उसमें से डिक्रीदार को देने के बाद बचता है तो वो बची हुई चीज वापस चूंकि उसी की है, निर्णीत ऋणी का, उसको दे दी जाएगी। ये बता दिया गया पूरा आदेश 21 नियम 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग 3 प्रश्न बनते हैं विनिर्देश पालन के लिए, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए और व्यादेश के लिए। ये तीनों पॉइंट्स पर ये क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग आते हैं, बहुत बीच से क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए आप सारे आदेश को बहुत ध्यान से पढ़ लिए। हमारा मकसद आपको मेन है कि आदेश आपको इस तरह से समझ में आ जाए, इस तरह से आपके तैयार हो जाएं कि इसमें आपको फुल नंबर मिले। मेनली सिर्फ सीपीसी और उसमें से भी आदेश की वजह से आप लोग सिलेक्शन नहीं पाते हैं, ये समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीएससी के आदेश, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। अब हम लोग आ गए आदेश 21 नियम 35। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री क्या मतलब है, पहले आदेश 21 नियम 35 का उपनियम 1 देखें। जहां डिक्री किसी स्थावर संपत्ति के प्रदान के लिए है वहां उसका कब्जा उस पक्षकार को जिसे वो न्याय निर्णीत
किया गया है या ऐसी व्यक्ति को जिसे वो अपनी ओर से परिधान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे और यदि आवश्यक हो तो डिक्री द्वारा आबद्ध किसी ऐसे व्यक्ति को जो संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है हटा करके परिदत्त किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर किसी स्थावर संपत्ति के बारे में कोई मामला आया और डिक्री पारित हो गई तो निर्णीत ऋणी जो निर्णीत ऋणी है और वो रुकावट कर रहा है तो होगा क्या? निर्णीत ऋणी रुकावट कर रहा है या कुछ उसने ऐसा आदमी अपना नियुक्त कर दिया है जो उस संपत्ति में रुकावट पैदा कर रहा है, तो न्यायालय का काम है कि उस व्यक्ति को, चाहे वो निर्णीत ऋणी हो या इसके संबंधित कोई व्यक्ति हो, उसके या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो, उसको हटाकर और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में डिक्री पारित हुई है, जो डिक्रीदार है, उस संपत्ति को डिक्रीदार को कब्जा दिलाएगा, उस संपत्ति पर डिक्रीदार को कब्जा दिलाएगा। ठीक, निर्णीत ऋणी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को हटाएगा वहां से और कब्जा दिला देगा, ये बताई गई है उपनियम 1 में बात। उपनियम 2 क्या कह रहा है? आदेश 21 नियम 35 का, जहां डिक्री स्थावर संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए है वहां संपत्ति में के किसी सहज दृश्य स्थान पर वारंट की प्रति को लगाकर और डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िक ढंग से उद्घोषित करके ऐसे कब्जे का प्रदान किया जाएगा। कहे दूसरे पॉइंट में ये बता दिया, कोई संयुक्त संपत्ति है, कई लोग हैं और उनमें से उसके खिलाफ किसी को मतलब डिक्री हो चुकी है, डिक्री तो डिक्रीदार को क्या है, रिलीफ मिलेगा। न्यायालय क्या करेगा? डोंडी पिटवाएगा, वो जो ढोल वोल होते हैं पिटवा के ऐलान करवा देगा कि इस एरिया में ये संपत्ति इनकी कुर्क कर, मतलब इसका निष्पादन इनके पक्ष में कर दिया गया है, अब ये संपत्ति इनकी है, जिसकी थी उसके ना होकर इसकी है, ये उद्घोषित करेगा और उस डिक्रीदार को उस पर कब्जा दिलाएगा। कहने का मतलब है, इस पूरे दोनों का संक्षेप समझ ले। स्थावर संपत्ति में जब कोई डिक्री पारित होती है तो डिक्री पारित करने के बाद न्यायालय जो है डिक्रीदार को उस पर कब्जा भी दिलाता है। वो कैसे दिलाता है? ये 2 तरीके बता दिए, या तो हटवा सकता है, या संयुक्त संपत्ति है तो डोंडी पिटवाकर या उसको एक स्थान पर पहले कागज उसका संपत्ति से संबंधित एक कागज चिपका देगा कि ये अधिकार इनको हैं, ये सब है, और उसको कब्जा दिलवाएगा, वो जैसा भी न्यायालय बेहतर समझे। आखिरी टॉपिक पर आ गए हम लोग, आदेश 21 नियम 92। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पॉइंट वाइज पूछा जाता है, ज्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या कह रहा है पहले समझे। पहला उपनियम, जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के अधीन कोई भी आवेदन नहीं किया गया है या पहले आदेश 21 नियम 32 समझ ले। विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा? कंप्लीट आत्यंतिक मीन्स समझ लीजिए आप, आत्यंतिक मीन्स कंप्लीट हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा। अपास्त, बात को ध्यान से समझ ले। आदेश 21 नियम 92, विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा। तो आत्यंतिक मीन्स एब्सोल्यूट या कंप्लीट, और अपास्त मीन्स सेट असाइड। सेट असाइड मीन्स ऑलमोस्ट खत्म कर देने को अपास्त कहेंगे आप। समझ लें पहला पॉइंट अपनियम, जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के अधीन कोई भी आवेदन नहीं किया गया है या जहां ऐसा आवेदन किया गया है और अनुज्ञात कर दिया गया है, उसको आज्ञा दे दी गई है, वहां न्यायालय विक्रय को पुष्ट करने वाला आदेश करेगा और तब विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा। न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि भैया ये कंप्लीट हो गया मामला इसका, तो ये और उसकी पुष्टि कर दी, तो समझ लीजिए विक्रय कंप्लीट हो गया, आत्यंतिक हो जाएगा, हो गया। दूसरा पॉइंट है, जहां ऐसा आवेदन किया गया है और अनुज्ञात कर दिया गया है और जहां नियम 89 के अधीन आवेदन की दशा में वो निक्षेप
जो उस नियम द्वारा अपेक्षित है विक्रय की तारीख से 60 दिन के भीतर कर दिया गया है, वहां न्यायालय विक्रय को अपास्त करने का आदेश करेगा। कहने का मतलब है कोई मामला ऐसा फंस रहा है जिसमें न्यायालय नहीं होना चाहिए था, विक्रय नहीं होना चाहिए था, तो 60 दिन के अंदर वो व्यक्ति आए, आपत्ति करे कि भाई ये विक्रय सही नहीं है, इसको खत्म करिए। तो अगर वो 60 दिन के अंदर आता है तो 60 दिन के अंदर आने पर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि उस विक्रय को खत्म कर दिया जाए, अपास्त कर दिया जाए, तो न्यायालय निर्णय दे सकेगा कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, अपास्त कर दिया जाए। मगर उसके लिए उसको जो धन वगैरह दे दिया गया है आवेदक की दशा में, वो जो धन दे दिया गया, निक्षेप कर दिया गया, डिपॉजिट कर दिया गया है, उस निक्षेप के 60 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जो उसको अपास्त कराना चाहता है न्यायालय में आना पड़ेगा। इसके बाद आएगा तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट मैटर है जिसमें मेनली हम लोगों ने बहुत बड़ा आदेश 21 पढ़ा है, जो अपने आप में पूरा समझ लीजिए एक ग्रंथ है, वो पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया है और बहुत मतलब कॉम्पैक्ट करके हम आपको दे रहे हैं, बेहतरीन, कोई इसमें से कटौती नहीं कर रहे हैं। नियम में से, रूल्स में से, आदेशों में से आदेश को पूरा प्रॉपर तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरी बात, इस मैटर को आप सब लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीपीसी की रूल्स से सबको डर लगता है, हर आदमी डरता है रूल से, क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है, हम लोगों की, पढ़ने वालों की प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, इसलिए इनसे डरते हैं, इन्हें छोड़ते हैं और इनकी वजहों से सिलेक्शन रुकते हैं। इसलिए इस मामले को सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है तो हमारे YouTube पे डायरेक्ट डालिए @law classes by फिरोज सर। ठीक, हर चीज़ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं, जैसे हमने एविडेंस एक्ट की बना दी है, सीआरपीसी की बना दी है, आईपीसी की बना दी है। सीपीसी कंप्लीट हमारी जब हो जाएगी तो सीपीसी की भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। और फिर सीपीसी की प्लेलिस्ट बनाने के बाद पूरे सेकंड जो पेपर आपका लॉ का होता है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी होती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये इस पूरे सेकंड लॉ को हम एक प्लेलिस्ट में प्रो देंगे। आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, बट सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। सबको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।